दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसे माता पिता नहीं हैं जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत ना करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के भविष्य को दांव पे लगाते हुए और खुद अपनी ज़िंदगी के सारे शौक को पूरा करने के लिए ऐसा कर्म करते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार जो होता है एक बहुत ही भारी मुसीबत में घिर जाता है, लेकिन उसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। दिल्ली की रहने वाली सोनिया होती है जो अपने माता पिता के खिलाफ होते हुए भी एक ऐसा खेल खेल दी जिसकी वजह से उसके खुद के अपने माता पिता बड़े बेरहम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और इधर उसी की एक गलती की वजह से 4 लोग जेल सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों के जो रोंगटे होते हैं पूरी तरह से खड़े से हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और इस चैनल पर आप कई बार जुड़े हुए हो तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और एक बार अपना नाम भी आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में हम आज की तरह से ले पाएँ। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, घटना ठीक है भारत की राजधानी इधर दिल्ली का ही, दिल्ली का ही एक जाना माना निहाल बिहार इलाका पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 8 मार्च साल 2019 का ही। तो निहाल बिहार के मौके पर थाने के कुछ पुलिसकर्मी होते हैं जो इधर अब रात के लगभग 8:30 बजे के आसपास अब वह गश्त के लिए जो होता है अपने एरिया में निकले होते हैं। तो एक बाइक होता है, उसी बाइक पर 2 सिपाही बैठे होते हैं और उस एरिया के अब बाइक जो होता है मौके पर दूसरे एरिया में मोड़ लेते हैं। और जैसे ही अब सैयद नागलोई के ही एक पास नाला पड़ता है, अब वहीं पहुंचते तो बाइक अपनी जो होता है अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हीं के पास एक जो होता है राहगीरी व्यक्ति बड़ी तेज दौड़ते हुए आता है और दोनों सिपाही कर्मी जैसे राहगीरी व्यक्ति को उसी समय अपने बाइक के आकर अब खड़े हुए देखते तो उसी समय चंभे भरे उधर जाते, कहने लग जाते क्या बात है, लग रहा तो हमारे बाइक के अब नीचे आने वाले हो और ख़ुद हमारे ऊपर मुसीबत लाने वाले हो। अब राहगीरी जैसे आप बात सुनता करने लग जाता कि ना साहब, हम तो आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं लाना चाहते हैं, बल्कि साहब आपको हम कुछ बात बताना चाहते हैं। अब यह बात जैसे दोनों पुलिसकर्मी राहगीरी के मुंह से सुनते कहने लग जाते हैं कि ठीक है, आप हमें जल्दी बताइए क्या बात है, क्या हुआ। अब राहगीरी कहने लग जाता कि साहब ठीक वहाँ जो नाला है उसी नाले में एक लाल सूटकेस अब तैर रही है और साहब सूटकेस में हमें कुछ ना कुछ अनहोनी वाली चीज़ समझ में आ रही है। अब यह बात राहगीरी के द्वारा जैसी दोनों कांस्टेबल सुनते उसी वक्त उस राहगीरी को अपने साथ लेते हैं और ठीक नाले के पास जाकर पहुँचते देखते कि सही नाले में एक सूटकेस तैर रही है। और उसी वक्त दोनों सिपाही कर्मी बड़े में पड़ जाते हैं और इसकी जो सूचना होता है अब उस एरिया का मौके पर जो थाना पड़ता है इधर पश्चिमी बिहार वेस्ट में ही आप दे देते हैं। वहाँ के SHO साहब मुकेश कुमार जैसी खबर पाते अपने दलबल टीम को लेते हैं और लेने के चंद मिनट के अंदर जो होता है सैयद नागलोई के ही पास जो नाला होता है वहीं पहुँच जाते हैं। 2 सिपाही कर्मी वहाँ व्यक्ति खड़े होते हैं और खड़े होने की अवस्था को देखकर वह समझ जाते हैं। SHO साहब मुकेश कुमार काफ़ी सिपाही को देखकर वहीं इशारा मारते हैं और सूटकेस को देखते तुरंत सूटकेस को बाहर निकलवाते हैं। लेकिन जैसे ही खोला जाता है तो उसमें जो होता है अब एक अधेड़ उम्र की महिला की डेड बॉडी निकलता है जो सलवार और सूट में होती है और पैर में एक मोजा होता है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, यह जो महिला है यह महिला ठीक किसी संपन्न घराने से है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से वहाँ जब बॉडी का निरीक्षण करती है तो पता चलता है जो चेहरा होता है पूरी तरह से पानी की वजह से सूजा हुआ होता है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो शिनाख्त करने में पूरी तरह से पुलिस के सामने कठिनाई आने वाली है, क्योंकि पुलिस की टीम देखती बॉडी को उस समय सड़ी गली अवस्था में
कुछ भी नहीं समझ पाती है। लेकिन शिनाख्त करने के लिए पुलिस की टीम उसी वक्त की जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी और साथ में पड़ोसी टीम को दे देती है। पड़ोसी टीम पहुंचते अपने हिसाब से सूटकेस की तौर पर करते हैं और कुछ सबूत अपने कब्जे में लेते हैं। वहाँ थाना इंस्पेक्टर और एसएचओ मुकेश कुमार जो होते हैं अपने दल बल टीम के सहारे जो होता है शिनाख्त करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाता है। इधर पुलिस की जो टीम होती है अब उस एरिया के जितने भी मौके पर मकान होते हैं उन मकानों में सूचना भिजवा देते हैं। लोग सूचना पाते तुरंत नाले के पास पहुंचते हैं और सूटकेस के पास जब खड़े होते हैं उस महिला की डेड बॉडी को देखते हैं जिसकी उम्र लगभग 47 से 50 साल की इर्द गिर्द होता है, लेकिन शिनाख्त नहीं कर पाते हैं। थाना इंस्पेक्टर भी बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं कि उनके सामने बहुत ही बड़ा अब चैलेंज आ जाता है, क्योंकि जब तक इस महिला की शिनाख्त नहीं हो जाता तब तक इस महिला के हत्यारे के साथ हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एसएचओ साहब मुकेश कुमार जो होते हैं उसी वक्त बॉडी का आनन फानन पंचनामा भरते हैं और उठाकर संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब थाने में जब लौटती है, लौटने के बाद अब क्या हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इस केस को सुलझाने के लिए अब इधर पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त ऐसे में आती है और काफ़ी मुखबिरों के द्वारा मदद लेती है, लेकिन कोई भी अता पता नहीं। एसएचओ साहब उसी वक्त जो होता है अपना मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल में जो होता है इधर एक जीपीनेट नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क के जरिए पता चलता है कहीं कोई महिला अगर गुमशुदा है, किसी अनजान व्यक्ति की डेड बॉडी कहीं मिला है तो पूरी जानकारी बायोडाटा के साथ उसमें दर्ज होता है। अब पुलिस की टीम जब उसमें अब इधर गुमशुदी की सारी बारे में जानकारी न शुरू कर देती तभी वहाँ एसएचओ साहब के सामने एक लिखित गुमशुदा मुकदमा दिख जाता है। पता चलता है एक महिला के गुमशुदी का मुकदमा जो होता है ठीक निहाल बिहार पुलिस थाने में 4 मार्च को दर्ज हुआ है और उस महिला का नाम है अब जहांगीर कौर और जहांगीर कौर की ही अपनी सगी बेटी होती है हरविंदर इधर कौर। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त जब सारी जानकारी लेती तो पता चलता है जहांगीर के कौर के साथ जो होता है इधर पति गौर का भी मुकदमा दर्ज होता है जिनकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास होता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त सीधा का सीधा हरविंदर कौर से संपर्क करती है और संपर्क करने के बाद संजय गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल बुलाती है और एक टीम जो होता है रात बिरात के टाइम में अब वहीं पहुंचती है और जैसे ही मोर्चरी में जाती है हरविंदर कौर सिंह और डेड बॉडी को देखते तो वहीं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्लाना शुरू कर देते, कहने लग जाती कि साहब या तो हमारी अपनी माँ अब जहांगीर कौर है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त रजिंदर कौर से जब तौर तरीके से पूछताछ करते हैं रजिंदर कौर कहने लग जाती है कि साहब हमारे जो अपने पिता होते हैं गुरमीत कौर उनका भी यही हसरना हो। पुलिस की टीम समझ जाती है और एक टीम लेती है दोबारा अब सुबह के टाइम जो होता सैयद नागलोई के उसी नाले के पास पहुंचती है और टीम के साथ छानबीन जब करना शुरू कर देती है वहां से लगभग कुछ ही मीटर दूरी पर एक काला सूटकेस मिलता है। पुलिस की टीम उसको अपने कब्जे में लेती है और जब खोलती है तो देखती है कि उसमें जो होता है इधर गुरमीत सिंह का डेड बॉडी पूरी तरह से फूला हुआ और ख़राब अवस्था में पड़ा होता है। पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त हरविंदर सिंह से शिनाख्त करवाती, शिनाख्त कर पुलिस की टीम सारा माजरा समझ जाती है। डेड बॉडी का आनन फानन पंचनामा भरती है और उठाकर संजय गांधी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है और पुलिस की टीम लेकर दोबारा हरविंदर सिंह को अपने थाने पहुंच जाती है। पूछताछ जब शुरू कर देती है हरविंदर सिंह कहने लग जाती कि साहब हमारे माता पिता का हत्यारा कोई और नहीं है बल्कि साहब हमारी अपनी बड़ी बहन भरविंदर कौर उर्फ सोनिया और उसका अपना साहब प्रेमी होता है अब इधर प्रिंस दीक्षित जो साहब ठीक लखनऊ के ही जो गोमती नगर पड़ता है वहीं रहता है। और पुलिस की जो टीम होती है जैसे इस तरह की जानकारी हरविंदर कौर के द्वारा पाती पुलिस की टीम उसी वक्त अब जो होता सीधा का सीधा मुकदमा इधर प्रिंस दीक्षित और साथ में देवेंद्र कौर उर्फ सोनिया के ऊपर दर्ज कर लेती है। और पुलिस की टीम जैसे ही अब देवेंद्र कौर के मोबाइल पर कॉल कर देती है तो पता चलता है उसका मोबाइल नंबर जो होता है अब बंद बता देता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब इधर जैसे ही हरविंदर कौर के कमरे पर पहुंचते पता चलता है अब ताला लगा हुआ है और ताला देकर पुलिस का जो शंका होता है और बढ़ जाता है। उसी वक्त और प्रिंस का मोबाइल नंबर लेती है और साथ में देवेंद्र कौर उर्फ सोनिया का मोबाइल नंबर लिया जाता है। दोनों के मोबाइल नंबर को उसी वक्त सर्विलांस पर डाला जाता है और एक टीम जो होती है उस एरिया में पहुंचती है जहां पर जो होता है हरविंदर कौर अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। पुलिस की टीम जब जाती है तो वहां उस एरिया के जितने भी सीसीटीवी फुटेज होते हैं पुलिस की टीम उनको खंगालती है तो उसमें पता चलता है कि ठीक जो होता है एक रात
21 फरवरी और दूसरी तरफ जो होता है 2 मार्च को ही रात बिरात प्रिंस और साथ में सोनिया एक साथ एक ही जगह दिखे हुए। पुलिस का अब जो होता है शंका यकीन बदल जाता है, इसलिए पुलिस की टीम अब दोनों की तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही अब 10 मार्च का वक्त होता है, उसी दिन जो होता है इधर सोनिया और दूसरी तरफ प्रिंस दीक्षित का जो मोबाइल का अब जो लास्ट सर्विलांस के जरिए लोकेशन दिखा रहा होता है वह ठीक है दिलेर मेहदी फार्म हाउस दिखा रहा होता है। पुलिस की टीम वहीं जाती है और ठीक वहीं से ही दोनों को कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और थाने में जैसे ही और गुरमीत सिंह और साथ में इधर जागीर कौर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो उनकी जो अपनी बेटी होती है देवेंद्र कौर उर्फ सोनिया और साथ में सोनिया का जो अपना आशिक होता है इधर प्रिंस दीक्षित उसी वक्त दोनों की हत्या का जुर्म कबूल कर लेते हैं। और प्रिंस दीक्षित जो होता है अपने ही 2 करीबी इधर जिगरी दोस्त का नाम लेता, पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है, ठीक दूसरे दिन पहुंचती है और लखनऊ के ही गोमती नगर से दोनों को अपने कस्टडी में लेती है, लेकर थाने पहुंच जाती है। अब चारों को वहां ले जाकर 10 दिन पुलिस रिमांड में रखा जाता है। लेकिन 10 दिन बाद जब चारों मिलकर एक साथ सच्चाई रखते हैं तो इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से एक बेटी के लिए दुखभरा तरह से टूट जाता है। असल में जो दिल्ली पड़ता है, अब दिल्ली के रहने वाले होते हैं इधर गुरमीत सिंह, उनके परिवार उनके अपने माता पिता जो होते हैं मौके पर तौर तरीके से उनकी ज़िंदगी में आए दिन खुशियों तरीके से बसे रहते हैं। लेकिन इधर अब गुरमिंदर सिंह की जो शादी होती वह जाकर ठीक पंजाब का जाना माना जो शहर पड़ता जलंधर की रहने वाली इधर जागीर कौर से हो जाता है। और तौर तरीके से गुरमिंदर सिंह और साथ में जागीर कौर की ज़िंदगी होता है बीतता चला जाता है। और बीतते बीतते कई साल का जब वक्त बीत जाता है तो इसी बीच गुरमिंदर सिंह जो होते हैं टोटल 4 बच्चों के वह पिता बन जाते हैं। लेकिन परिवार की मजबूरी को देखते हुए गुरमिंदर सिंह जो होते हैं मौके पर अब एक बहुत ही बड़े लकड़ी व्यापारी बन जाते हैं। उनके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं तो बच्चों को बेहतर भविष्य की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके जो अपने दोनों बड़े बेटे होते हैं अब दोनों ऑलरेडी जो होता है पढ़ाई पूरी कर अब अपने अपने भविष्य की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उनका अपना जो बड़ा बेटा होता है इधर मनप्रीत सिंह जो होता है मौके पर शादी करने के बाद अपने परिवार सहित दुबई चला जाता, फिर वहीं पर पूरी ज़िंदगी सेटल कर लेता है। दूसरी तरफ उनका जो अपना छोटा बेटा होता है वह अपने एरिया में रहने वाली एक खूबसूरत युवती होती है जो हिंदू कास्ट जाती है, उसके साथ तौर तरीके से प्रेम विवाह करता है। लेकिन घर वाले पूरी तरह से खिलाफ हो जाती है। इसकी वजह से उनका छोटा बेटा अपनी नई नवेली प्रेमिका को लेता और लेने के बाद ठीक दूसरे एरिया में अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाता है। लेकिन घर में उनकी सबसे बड़ी जो बेटी होती है देवेंद्र कौर उर्फ सोनिया मौके पर पूरी तरह से अब शादी की दहलीज पर पहुंच जाती है। और गुरमीत सिंह जो होते हैं अपनी बेटी के लिए अब रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। और तभी साल 2010 में सोनिया की जो शादी होता है वह शादी जाकर ठीक फरीदाबाद का ही रहने वाला सुरेंद्र होता है और सुरेंद्र के साथ करवा देते हैं। लेकिन सुरेंद्र जो होता है इधर पहले ही महीने से अब सोनिया के मन में नहीं बस पाता है, जिसकी वजह से सोनिया का जो चाल होता है जो ढाल होता है सुरेंद्र से अलग हो जाता है। क्योंकि सोनिया के अपने अलग ऊंचे ऊंचे सपने होते हैं, मॉल में घूमना बराबर इधर उधर जो होता है मटर गश्ती करना और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना। और सोनिया की यह बात जो होता है सुरेंद्र को कतई अच्छा नहीं लगता। लेकिन कैसे ना तैसे कर सोनिया सुरेंद्र के साथ लगभग 1 साल का वक्त तो काटती है। लेकिन 1 साल के अंदर जो होता है दोनों के बीच जितनी झगड़े तकरार होती है इसके बाद उधर अब जो होती सोनिया फैसला लेती है और फिर तलाकनामा कर पूरी तरह से इधर अपने ही मायके अपने पिता और माता के पास रहने के लिए आ जाती है। लेकिन जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है और बीतने के बाद जो होता है अब गुरमीत सिंह को लगने लग जाता कि हमारी जो बेटी है वह पूरी तरह से शादी की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकती। और चिंता की वजह से गुरमीत सिंह जो होते उसी वक्त अपने बेटे के लिए अब रिश्ते की तलाशी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो होती है देवेंद्र कौर उर्फ सोनिया जो होती है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए खुद जो होता है दूसरे रास्ते पर निकल पड़ती और ठीक जो होता एक फैक्ट्री होता है उसी फैक्ट्री में जाकर अब मेहनत मजदूरी भी अपने हिसाब से करना शुरू कर देती है। और तभी उसकी जो मुलाकात होता है वह मुलाकात जाकर इधर एक करुण सिंह के नाम के एक युवक से हो जाता होने की वजह से अब करुण सिंह के साथ जो होता है इधर अब देवेंद्र पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला लेती है। और दोनों के बीच जो होता है बराबर प्रेम प्रसंग चालू हो जाता। फिर इसकी जो खबर होता खुद आकर देवेंद्र अपने पिता अब गुरमीत सिंह को दे देती है।
और उधर जागीर कौर को भी लग जाती। दोनों जब खबर पाते उसी वक्त अपनी बेटी की इस रिश्ते में सहमति देते हैं। सहमति देने के बाद जो होता ठीक है, कुछ महीने बाद अब दोनों जाकर तौर तरीके से करुण सिंह और इधर सोनिया मिलकर शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद जो होता सोनिया अब अपने ससुराल इधर निहाल बिहार चली जाती है और फिर अपने पति करुण सिंह के साथ रहना शुरू कर देती है। वक्त दोनों का बड़े खूबसूरत से बीतता है और 5 साल के अंदर जो होता है टोटल इधर सोनिया 2 बच्चों की अम्मा भी बन जाती है। खूबसूरत की ज़िंदगी बीता, लेकिन जैसे ही अब तीसरे बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है तो उसी वक्त जो होता है इधर सोनिया अपनी छोटी बहन अब हरविंदर कौर को भी अपने पास बुला लेती है। और बुलाने के बाद जो होता है तौर तरीके से अपना सेवा पानी भी कराती है। लेकिन तीसरे बच्चे को जब जन्म देती है, जन्म देने के बाद जो होता है इधर अपने ही कमरे में दिन भर सोनिया अब बच्चे को लेकर सेवा पानी में लगी पड़ी रहती थी। लेकिन इसी बीच करुण की जो मुलाकात होता अपनी छोटी साली अब देवेंद्र कौर से हो जाता है। एक ही नज़र में पहली बार जब खूबसूरती करुण इधर जाकर हरविंदर कौर का देखता और देखने के बाद एक ही नज़र में अपनी साली का दीवाना सा हो जाता। और इसी बीच दोनों के बीच वहीं प्रेम प्रसंग होता। फिर जो होता कुछ महीने के अंदर दोनों के बीच रिश्ते पनप जाते हैं। यह सिलसिला बराबर चलने लग जाता है। इसकी जो खबर होता है जैसे सोनिया को लगता तो उसी वक्त अपनी बहन को अपनी ही मायके तो भेज देती है। लेकिन इधर दूसरी तरफ करुण जो होता है अब हरविंदर कौर के प्यार में इस तरह पागल हो जाता, अपने ससुराल बराबर आना जाना शुरू कर देता है। और जब आने जाने लग जाता तो इसी बीच साल 2017 का अब वह शुरुआती महीना होता। उसी महीने में सोनिया को समझ में आ जाता है कि हमारी ज़िंदगी हमारी बहन की वजह से पूरी तरह से अब तहस महस हो गई, जिसकी वजह से अब उधर देवेंद्र खुद फैसला लेती है। और लेने के बाद ठीक जो होता है अपनी ही माँ के आ जाए। दूसरी तरफ जो होता है इधर बच्चों का सेवा पानी करने के बहाना लेकर हरविंदर जो होती ठीक अपनी बहन के ससुराल चली जाती है। फिर वहाँ आप करुण के साथ तौर तरीके से रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दी। जब रहने लग जाती है दोनों एक पति पत्नी के रिश्ते के धागे बन जाते हैं। दूसरी तरफ जो होता है अब देवेंद्र कौर अपनी ज़िंदगी अपने माता पिता के साथ तो बिताती है, लेकिन उसको भी लगने लग जाता है कि हमारी जो ज़िंदगी होता है पूरी तरह से नाते रिश्तेदारी की वजह से तबाह हो गई, जिसकी वजह से नाते रिश्तेदारी पर अब जो होता है इधर देवेंद्र कौर का विश्वास हट जाता है और अपनी ज़िंदगी अपनी भविष्य खुद बनाने के लिए अब लग पड़ जाती है। लेकिन ऐसे कई महीनों का वक्त बीत जाता है। तभी इसी बीच जो होता है अब देवेंद्र कौर मौके पर अपनी भविष्य को अब बनाने के लिए अब नौकरी की तलाशी करना शुरू कर देती है। और तभी जो होता है एक वोटर साइड पर एक इवेंट मैनेजमेंट का अब काम करने के लिए नौकरी दिखाई देता। उसमें एक युवती की आवश्यकता होती है और युवती की आवश्यकता होने की वजह से वह समझ जाते हैं कि हमें यहाँ नौकरी मिल जाएगा। और उसी वक्त जो होता है उसमें एक नंबर लिखा होता है और उस नंबर को जब देखते तो पता चलता है जो नंबर होता है किसी प्रिंस दीक्षित के नाम से होता है, जो ठीक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है इधर लखनऊ और ठीक उसी में जाना माना एक इलाका पड़ता है गोमती नगर मैनेजमेंट, उसी का रहने वाला होता है। और उसी वक्त जो होता है दूसरी तरफ अब देवेंद्र कौर कॉल करती है और संपर्क करने के बाद उसको यकीन हो जाता कि हमें जो होता है अब इधर प्रिंस दीक्षित की ही बदौलत नौकरी मिल जाएगी। उसी वक्त फैसला लेती है और फिर लखनऊ चली जाती है, फिर मुलाकात करती है और प्रिंस दीक्षित जैसे पहली नज़र में इधर देवेंद्र कौर को देखता तो एक ही नज़र में दीवाना सा हो जाता है। और दोनों वहीं जो होता है अब साथ है अपना घूमना फिरना चालू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है पूरी तरह से जब नौकरी का भरोसा हो बैठता है तो अब देवेंद्र कौर जो होती है पूरी तरह से जीवन अपना एक के बाद एक समर्पित करना शुरू कर देती है। और प्रिंस दोनों एक दूसरे को चाहना शुरू कर देते हैं और दोनों एक ही कमरे में रहने लग जाते हैं, एकदम पति पत्नी के रिश्ते की तरह, और दोनों को ज़िंदगी दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का वक्त बीतता है, अब बीतने के बाद जो होता है इधर लखनऊ छोड़कर दिल्ली आ जाती है, फिर अपने माता पिता के साथ रहना शुरू कर देती है। जब वहाँ से रहने लग जाती है तो ऑनलाइन जो होता है इधर जाकर खुद इवेंट के लिए अब युवतियों को मौके पर निगरानी भी करना शुरू कर देती है, उनको नौकरी के लिए ऑनलाइन क्लास भी देना शुरू कर देती है। और इधर पूरा काम जब चलने लग जाता है तो इसी बीच जो होता है और प्रिंस दीक्षित का भी अब दिल्ली बराबर आना जाना बन जाता है। लेकिन जब आने जाने लग जाता है इसकी पूरी खबर जो होता है जाकर देवेंद्र कौर के अब माता पिता को लग जाता है, पूरी तरह से रिश्तों को स्वीकृति दे देते हैं। लेकिन इसी बीच प्रिंस दीक्षित जब पूरी जानकारी पाता है कि आखिर लगभग 100 गज का प्रॉपर्टीज देवेंद्र कौर का है, क्योंकि देवेंद्र कौर के अपने दोनों भाई होते हैं मौके पर अपना परिवार लेकर दूसरे शहर में बसे हुए होते हैं, और उसकी जो अपनी छोटी बेटी बहन होती है वह मौके पर उसके पति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। घर में सिर्फ बची होती है वह सिर्फ देवेंद्र कौर,
और फिर समझ जाता कि बस करो, घर में अकेली होने के नाते जो होता है सारे प्रॉपर्टीज़ की जो मालकिन होगी देवेंद्र कौर होगी। और उसी वक्त जो होता है एक लालचपन की भावना प्रिंस दीक्षित के मन में जाग जाता है। इसकी बात जाकर और तुरंत जो होता है अपनी ही प्रेमिका देवेंद्र कौर के सामने शेयर कर देता है। और जब सारी बात रखता है तो बड़ी जल्दी उसकी बातों में आ जाती है। और उधर प्रिंस भी यही बात छेड़ देता, कहने लग जाता है कि अगर यह प्रॉपर्टीज हमारे हिस्से में आ जाए, तुम्हारे नाम हो जाए, तो इसको अच्छे दामों में बेच बाज कर हम जो होता खुद का ही दिल्ली में ही एक मैनेजमेंट कंपनी खोल लेंगे और जिससे हमारी ज़िंदगी तौर के संवर जाएगी। और इसी बातों में बड़ी जल्दी देवेंद्र कौर आ जाती है, सोच लेती है कि अपने माता पिता के सामने अब इस मकान को बेचने की बात हम कैसे रखें। और इसी बीच जो होता है एक दिन हिम्मत जुटाती है और अपने पिता अब गुरमीत सिंह के पास पहुँचती। अपनी मन की जब इच्छा रखती तो उसी वक्त गुरमीत सिंह अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहने लग जाती कि बेटी, इस मकान में सिर्फ तुम्हारा हिस्सा नहीं है बल्कि हमारे दोनों बेटे और छोटी बेटी का हिस्सा है। वह सबका हिस्सा बराबर बना रहेगा, या समझ लो। यह बात जैसे देवेंद्र सुनते वह समझ जाते कि हमारे जो माता पिता हैं इसमें एक भी हिस्सा हमें देने के राजी नहीं है। और यह सारी बात बड़ी जल्दी प्रिंस को लग जाता है और प्रिंस समझ जाता है। और प्रिंस जो होता है उसी वक्त एक प्लान देवेंद्र कौर को बता। देवेंद्र कौर अब समझ जाती, समझने के बाद जो होता एक रात जाती अलमारी से प्रॉपर्टीज के कुछ कागज़ होते हैं उसको निकालते और लेने के बाद जो होता उसमें कैसे न तैसे कर कर अपने पिता से उसमें साइन भी करवा लेती है और लेकर तिलक नगर के एक जाने माने प्रॉपर्टीज अब पप्पू सिंह के पास पहुंच जाती है। लेकिन जब उस 100 गज के प्रॉपर्टीज को दिखा दे तो पता चलता है कि वह 100 गज का जो प्रॉपर्टीज होता लगभग 70 से 80 लाख का है। और वही मन की भावना और जाग जाती, दोनों के मन में पूरी तरह से अब लालसा समा जाता। वह सोचने लग जाते हैं कि बस करो, यह प्रॉपर्टीज हमें अपने नाम तो करवाना है। और इसी बीच दोनों समझ जाते कि हमें करना क्या है। और तभी जो होता है इधर प्रिंस और देवेंद्र कौर जो तो दोनों मिलकर अब गुरमीत सिंह और साथ में जागीर कौर को अपने ही रास्ते से हटाने का फैसला ले लेते हैं। और इसी भी बेहतर प्लान की तलाशी में लग जाते हैं। और प्रिंस दीक्षित का ये 2 अपने करीबी दोस्त होते हैं जो ठीक लखनऊ में रहा करते थे। दोनों दोस्तों से मौके पर जब मुलाकात करता है, मुलाकात करने के बाद दोनों दोस्तों को उसी समय लगभग 50,000 रुपये का एक ऑफ़र दे देता है। उसके दोनों दोस्तों का नाम होता है रिंकू और दिवाकर। दोनों उसकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि वह जाने माने उस एरिया के तौर तरीके वाले सातिर चोर भी होते हैं और सातिर एक जाने माने खूंखार अपराधी भी होते हैं। और बड़ी जल्दी जो था प्रिंस की बातों में आ जाते हैं दिवाकर और रिंकू और उसके प्लान में शामिल हो जाते हैं। और तभी जैसे ही 10 फरवरी साल 2019 का ही अब दिन होता, उसी वक्त जो होता है इधर जागीर कौर अब अपने ही मायके जलंधर चली जाती है। और इसकी जानकारी बड़ी जल्दी जो होता है देवेंद्र कौर अपने प्रेमी प्रिंस दीक्षित को देती है। और प्रिंस दीक्षित समझ जाता है अब हमें करना क्या है। जैसे ही 21 फरवरी साल 2019 का दिन होता है उसी वक्त इधर फ़ोन कर देती है प्रिंस के पास। और प्रिंस जो होता है अपने दोनों को दोस्तों को लेता और ठीक लखनऊ से निकलता है और इधर दिल्ली पहुंच जाता है। और फिर रात के 10 बजे के आसपास जो होता है अपने ही पिता के पास जाती है, एक कप लेती है। उसी कप में काफ़ी सारी नींद की गोलियाँ होती है, उसमें चाय भरा होता है। कैसे न तैसे कर देवेंद्र कौर जो होती है अपने पिता गुरमीत सिंह कौर को पिला देती है। और सेवन करने के बाद गहरी निद्रा आती है। तो उसी वक्त जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं और फ़ोन कर देती है प्रिंस के पास। प्रिंस जो होता दोनों को लेता घर के अंदर जाता है, फिर वहीं चारों के चारों गला दबाकर हत्या कर देते हैं। पास एक लाल सूटकेस रखा था, उसी सूटकेस में जो होता है गुरमीत सिंह की बॉडी को ताव तरीके से डंप करते हैं। फिर जो होता है बॉडी को लेते हैं और लेने के बाद ठीक इधर ले जाते हैं सैयद जो नागलोई नाला पड़ता वहीं डंप करते हैं। फिर रात बिरात चले आते हैं। लेकिन इधर जैसे ही अब कुछ दिन का वक्त बीतता है और 2 मार्च साल 2019 का वक्त होता है, तो उसी के लगभग शाम के टाइम में इधर फ़ोन पहुंचता है जागीर कौर का अपनी बेटे के पास। करने लग जाते कि हम 2 मार्च को वापस आ जाएंगे। इसकी खबर जैसे ही देवेंद्र कौर पाती सारी जानकारी अपने प्रेमी को दे देती है। उसका जो अपना प्रेमी होता है और प्रिंस दीक्षित और फिर अपने दोनों दोस्तों को लेता है और लेने के बाद ठीक दिल्ली पहुंच जाता है। और तब तक शाम का टाइम हो जाता है। उसी वक्त जो होता है इधर जागीर कौर अपने घर में घुसने के बाद पूछने लग जाती कहाँ गए तुम्हारे पिताजी। तो देवेंद्र कौर करने लग जाती कि वह उनको बड़ी अर्जेंट शरीर में दिक्कत आ गई जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। और यह बात जैसे ही जागीर कौर करने लग जाती कि ठीक है सुबह के टाइम हम चलेंगे उनकी देखरेख करने के लिए। लेकिन जैसे ही रात का 11 बजे के आसपास का टाइम होता है तो इधर देवेंद्र कौर फ़ोन कर देती है प्रिंस के पास। और प्रिंस खबर पाता घर के अंदर जाता। लेकिन इससे पहले जो होता है देवेंद्र कौर अपनी माँ को भी ठीक एक कप में चाय के साथ काफ़ी सारी नींद की गोलियाँ मिलाकर सेवन करा चुकी, जिसकी वजह उसकी जो अपनी माँ होती है अपनी फोल्डिंग पर जाकर तो गिरने बस हो गई थी।
और फिर जो होता है चंद मिनट के अंदर तीनों के तीनों पहुंचते हैं और सेम उसी के पिता की तरह उनकी बेरहम तरीके से हत्या कर एक बॉडी ले जाकर एक काले सूटकेस में डाल देते हैं और ले जाकर ठीक जो होता है उसी जगह डंप कर देते हैं। फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक दिन का वक्त बीतता है तो दूसरी तरफ जो होता है इधर हरविंदर कौर जो होती है अब अपनी माँ अपने पिता की हालचाल लेने के लिए अपनी अब बड़ी बहन के पास कॉल कर देती है। तो वह कहने लग जाती कि माँ जी अभी जो होता है इधर जलंधर से नहीं लौटी हैं। लेकिन उसके मन में शंका होने लग जाता है कि हमारी माँ को अब तो लौट आ जाना चाहिए, जिसकी वजह से हालचाल लेने के लिए अब जो होता है उसके मन में काफ़ी तरह के विचार आना शुरू हो जाते हैं और बार बार फ़ोन करती, बार बार यही जवाब मिलता है कि माँ दिल्ली लौटी नहीं है। और तभी फैसला लेती और ठीक जो होता है अपनी मायके आ जाती। जो मायके आती तो पता चलता है कि हमारे ना माता पिता हैं और ना हमारे कोई अपने रिश्तेदार यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। तो उसके मन में शंका होने लगती। उसको पहले से पता होता है कि प्रिंस और हमारी अपनी बड़ी बहन जो होता है इस प्रॉपर्टीज़ को लेकर काफ़ी तरह के बवाल घर में खड़ी कर चुके हैं। और इसी बात को लेकर हरविंदर कौर के मन में शंका के हिलोरे मारना शुरू की, जिसकी वजह से अब जैसे 4 मार्च का वक्त उसी वक्त अपने थाने में जाती है और अपने थाने में जाने के बाद जो होता अपने माता पिता का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देती है। और पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से उसके अपने माता पिता की अब तलाशी तो करती है, लेकिन जब तक घर में रहती तो अपनी बहन को अपनी शंका के निगाह से देखती, जिसकी वजह से घर में और मोड़ मच जाता। उसी शंका के घेरे में अब जो होता देवेंद्र कौर चढ़ जाती, जिसकी वजह से आए दिन घर में कला पनप जाता। लेकिन पुलिस को जैसे ही अपडेट मिलती है तो शिनाख्त करवाने के लिए इधर खुद हरविंदर कौर संजय गांधी अस्पताल पहुंचती है। बॉडी देखकर जब शिनाख्त करती है सारी सच्चाई जो होता ठीक जाकर अब 31 मार्च साल 2019 को सबके सामने आता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई चारों के चारों मिलकर रखती है, इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है, जो रो होता है, एक बेटी को लेकर दंग हो जाता है कि आखिर ऐसी बेटी भगवान किसी को ना दे। पुलिस की जो टीम होती है अब चारों को ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर जंग बहादुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, इधर आशी राम वर्मा जो म्यांमार के रहने वाले हैं, और जनार्दन पांडे उत्तर प्रदेश जो आजमगढ़ जिला पड़ता है वहाँ के रहने वाले, सुंदर लाल मध्य प्रदेश जो छतरपुर जिला पड़ता है उसी में एक अहिरावत जाना महिला इलाका पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं, और साहब सिंह उत्तर प्रदेश बिजनौर पड़ता उसी में ही एक सलेमपुर पड़ता वहाँ के रहने वाले हैं, ओम प्रकाश जो मध्य प्रदेश जो बालाघाट है उसी के रहने वाले हैं, इधर दिलीप कुमार उत्तर प्रदेश जो कानपुर है वहाँ के रहने वाले हैं, और दूसरी तरफ मनोज कुमार ठाकुर उत्तर प्रदेश कानपुर जिला के रहने वाले हैं, और तीसरी तरफ जो होता है इधर प्रमोद सिंह पांडे उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर जिला पड़ता वहाँ के रहने वाले हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।